डॉक्टर फहीम कोकर साहब, ये बताइएगा बैनुल अक़वामी सतह पर कितना इदराक है इस बात का, और क्या मुस्तकबिल का तयन किया जा चुका है? क्या इसके लिए कोई तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली अपनाई जाएगी इस COP27 के इस तवील डिले के बाद जो ये सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है? जी बिल्कुल। ये जो COP27 है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि इस मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहे हैं, तो दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस, बिकॉज ये जो COP27 है, ये अब जो जो एजेंडाज हैं उनको एक्शन में बदलने वाले हैं। और पर्टिकुलरली जो फाइनेंस की मोबिलिटी है, उसमें ये एक मेकनिज़म डिवाइस करेंगे जिस पे ये कंसेंसस डेवलप करना है कि जो डोनर्स हैं, हाउ दे हैव टू प्रोवाइड फंड्स टू द मोस्ट अफेक्टेड। और इसमें आपने राइटली मेंशन किया था कि यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की भी बात होगी, और इफ़ देयर इज़ एनी ब्रेक थ्रू अबाउट क्लाइमेट जस्टिस, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जैसे शुरू में आप बता रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो अभी फ्लड्स आए थे, उसमें कोई इतनी ज़्यादा अमदाद प्रोवाइड नहीं की गई, ना ज़्यादा कोई प्रोमिसेस कोई अच्छे किए गए जिससे पाकिस्तान को कोई जो मुतमिन हो जाए कि जी फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी डिज़ास्टर अल्लाह न करे आए तो हम उससे हमें काफ़ी सहूलत मैसर होगी क्लाइमेट फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में। तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहे हैं, इसमें उनके लिए बहुत ही अहमियत की अमल है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो G20 ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मद्देनजर रख के ये बात की जाती है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि हमें क्लाइमेट जस्टिस की और हम एड नहीं चाहते, हम कंपनसेशन चाहते हैं, ये थीम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और हमें भी ये G20, नॉट जस्ट G20, अगर उसके अलावा भी कोई मुल्क जो है जो ज़्यादा बिग पोल्यूटर है, तो ये एमिशंस बेस्ड जो भी कंट्री है, दैट शुड कंसिडर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड गो फॉर क्लाइमेट जस्टिस। जी बिल्कुल, उस हवाले से तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकंड, जो क्लाइमेट जस्टिस है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और उसकी हमें एडवोकेसी भी करनी चाहिए। और प्लस हमें अपनी जो एमिशंस, आल्दो वी आर लेस देन 1% एमिटर्स, हम इतने बड़े एमिशंस नहीं हैं, लेकिन हमें फिर भी अपना जो डेवलपमेंट एजेंडा है, हमें उसको SDGs के अलाइन करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा एक अहम नुक्ता छेड़ा है, और ये एक सवाल है, मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ, इसके कई पहलू हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक पहलू इसमें ये भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो आप डेवलप कंट्रीज में या आप तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े नहीं हो सकते। अब G20 ममालिक ने, या जो कार्बन इमिशन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जिनका, वो तो अब सफ़े अव्वल पर आ चुके हैं, उन्हीं सब में खड़े। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या उनके लिए कोई सैंक्शंस तो खुदा ना ख्वास्ता नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने भी तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है? तो क्या एक उसकी हुदूद का तयन किया जाएगा, कोई मैकेनिज्म, या कोई आप समझते हैं कि उसके लिए एक रोड मैप होना चाहिए? जी बिल्कुल, और ये रोड मैप डेवलप भी हो गया। आर्टिकल 6 है, फ्रेमवर्क 6 के नाम से वेरी फेमस है, पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि मिटिगेशन ऑप्शंस के लिए है और क्लाइमेट फाइनेंसेस के बारे में है कि हाउ टू मोबिलाइज दीज फाइनेंसेस for mitigation purposes and all these things. So the important thing is कि जी हम being developing country, अब जो अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ climate justice हो, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमारा हर एक्शन, इर्रिस्पेक्टिव वो उसकी मैग्नीट्यूड छोटी है या बड़ी है, उसको हमने SDG से अलाइन करना है। हमें ये प्रूव करना होगा, क्योंकि there is a check and balance, very strict check and balance in this system, कि आपने जो प्रोमिसेस किए क्या वो आप फॉलो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ NDCs, और क्या आपके जो दूसरे एक्शंस हैं वो SDG अलाइन हैं, या कोई ऐसा एक्शन तो नहीं है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज को फर्दर एक्सेलरेट करे लोकली या रीजनली या किसी भी लेवल के ऊपर।
तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल मलहूज़े खाता रखना होगा कि हमारा अपने एक्शंस भी जो हैं वो एसडीजीज के अलाइन हो। और दूसरा ये है कि हमें क्लाइमेट जस्टिस की एडवोकेसी के लिए शायद हमें लॉबिंग भी करनी पड़े। अपने हम ख्याल ममालिक को हमें अपने साथ मिलाना होगा और ठीक है। उसके लिए काफ़ी एफर्ट दरकार होगी। और मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अभी शायद जो आलमी अकवाम है वो काफ़ी सेंसिटाइज भी हैं पाकिस्तान की फ्लडिंग को लेके, बिकॉज इट वाज वेरी मैसिव एंड अनबियरेबल बाय एनी, इवन पाकिस्तान की जगह कोई भी इस मैग्नीट्यूड का फ्लड किसी भी दूसरे कंट्री में हो ठीक तो है। इट्स डिफिकल्ट टू कैटर, और उसका एडवर्स इम्पैक्ट तो आने ही आने थे। तो इसलिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये एक चैलेंज भी है जिसको हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना है। ठीक दिस है। इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम ठीक है, हमारा अपना इसको मुद्दा स्ट्रांग होना चाहिए और हमने अपने जो तमाम पैरामीटर्स हैं उसको सामने रख के, मद्देनजर रख के, और अपने कंसर्न्स भी सामने रखने। अजीम चौधरी साहब, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, टेक्निकलिटीज़ हैं वो डॉक्टर साहब डेफिनेटली उनको बयान करेंगे। अब आप की तरफ आएंगे। आप तो माशाल्लाह तमाम चीज़ों पे अबूर रखते हैं और आप बेहतर समझते हैं इसको, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का जो मुकदमा है, ख़ास तौर पर इस क्लाइमेट चेंज के बाद जो कुदरती आफत का हमें सामना करना पड़ा, रिहेबिलिटेशन अब आगे आएगी, रीबिल्ड करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है हमने, उसके लिए हमारे कैपेसिटी इश्यूज भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बैनुल अक़वामी सतह पर कोई इसके लिए फाइनेंसिंग का कोई मैकेनिज्म तय होना चाहिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं सब चीज़ों का तो माहिर नहीं हूँ माशाल्लाह। गुजारिश ये है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात 1992 से सुनी जा रही है और पेरिस में एक माहिदा हुआ था बैनुल अक़वामी सतह पर, जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहाँ उन्होंने और बहुत तबाही की, ये भी किया और अमेरिका को उसमें से बाहर निकाल लिया। और अमेरिका के बाहर निकलने के नतीजे में वो बहुत सारी चीज़ें बेअसर हो गई। मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का इरादा तो किया जाता रहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इनके लिए हमें तैयार होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ हो नहीं सका, मां सिवाय तकारीर के और डिबेटिंग सोसाइटी के तौर पर ये काम होता रहा। अब ये जो हो रही है 27th कॉन्फ्रेंस COP, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात होने जा रही है और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात होने जा रही है। जहाँ मौसमियाती तब्दीलियों के असरात देखे जा रहे हैं, वहाँ फ्लड्स भी हैं और खुश्क साली और कहत साली और बारिशों का ना होना भी है, ड्राउट भी है। वहाँ तेल के ज़रिए पैदा होने वाला जो फ़िज़ा में तबाही होती है, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और जो ऊपर का इलाका है, रशिया और आयरलैंड, स्कॉटलैंड वगैरह उस तरफ, वहाँ होने वाली तब्दीलियाँ और ग्लेशियर्स के पिघलने से वहाँ के मामलात भी बहुत ख़राब हुए हैं और यकीनन हमारे यहाँ भी उसके असरात अपनी जगह पर, हिमालयंस हिंदू कश रेंज में हिमालय की बात ही करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ बर्फ़ के दुनिया के बहुत बड़े ग्लेशियर्स हमारे पास मौजूद हैं, शायद सबसे ज़्यादा हैं। उनका पिघलना और दरियाओं में आना और फिर नीचे समंदर में चले जाना, इसके साथ साथ दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में मौसम का एतबार नहीं रह रहा। कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं खुश्क साली होती है, कहीं बेवक्त बारिश होती है, कहीं टेम्परेचर के बढ़ जाने से फसलों की तबाही होती है। तो खुराक की कमी भी इसका एक अहम इशू है पूरी दुनिया में। और ये जो यूक्रेन की इस वक्त वॉर है, यूक्रेन और रशिया की, इसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें कहाँ चली गई हैं। और इसी तरह जो कोविड आया था और कोविड की वजह से प्राइस हाइक जो हुई थी और पूरी तरह मईशत पूरी दुनिया की हिल के रह गई। कुछ मुल्क ऐसे थे जो बच गए, बाकी तो बहुत बुरे हाल में चले गए। बहुत सारे लोग खत गुर्बत से नीचे आ गए। तो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में ऑयल का मामला, ऑयल की प्राइसिंग का मामला, रोज़गार का मामला, फ़िज़ा का साफ रहने का मामला और बड़े मुल्क जो इससे फ़ायदा उठाते हैं उससे हमें जो नुकसान होता है उसका मामला। ये बात तय पाई थी कि $100 बिलियन सालाना वो ममालिक देंगे पाकिस्तान समेत दुनिया के उन ममालिक को जहां इसके इम्कानात पैदा हो चुके हुए हैं कि यहाँ असरात बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। एक पैसा नहीं आया।
जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारे इस फ्लड की धूम तो पूरी दुनिया में मच गई, हमारी तो तबाही हो गई। हमें तो इसमें सिर्फ नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इंसानों का ज़िया हुआ, हमारी ज़मीनें तबाह हो गई, अब तक पानी खड़ा है, कंपनसेशन 5% भी नहीं हुई। और हमें न दुनिया ने कुछ दिया मासवाए चंद अल्फाज के। हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी कुछ मदद की सकी, लेकिन वो कितनी मदद करते। यहाँ 3.5 करोड़ लोग जो थे वो बस बेबस होकर बैठ गए और शहरों में जो थी वो अर्बन फ्लडिंग शुरू हो गई। नतीजतन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है, इस दफ़ा इस कॉन्फ्रेंस में COP उसमें 27 में बात की जाएगी इम्प्लीमेंटेशन की और सस्टेनेबिलिटी की, कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आज अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और इसके सस्टेनेबल रहने का हमें यकीन दिलाएं कि वो क्या एक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में दुनिया मज़ीद तबाह नहीं होगी और मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए दरख्त ज़रूरी है, और दरख्तों की कटाई जो है, वो जो लोग गरीब हैं जो ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दरख्त ही काट कर इस्तेमाल करते हैं। दरख्तों की चोरी पूरी दुनिया में होती है, उसको रोकना होगा, अपनी फ़िज़ा को बचाना होगा। इन सारी चीज़ों इसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। यू आर राइट अजीम चौधरी, क्योंकि इसमें टिम्बर माफिया इज़ वन ऑफ देम, कि आप टिम्बर माफिया जो है उस पर काम करें दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए। लेकिन इसके एक और पहलू है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने भी ये बात की, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी, ये ज़रा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये सुनते हुए आ रहे हैं अरसे दराज से कि वेदर शिफ्ट होता है, नॉर्थ से साउथ को शिफ्ट होता है, साउथ से नॉर्थ को शिफ्ट होता है। यूरोप में देखा हमने, सेंट्रल यूरोप में देखा वेदर किस तरह चेंज हुआ, इंग्लैंड में हमने देखा वेदर चेंज होते हुए, पूरी दुनिया में ये सब कुछ देखा। क्या इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है, दर्जे हरारत का बढ़ना सिर्फ कार्बन इमिशन ही एक वजह है, या कहीं हम नेचर के अगेंस्ट ना चले जाएं? क्योंकि नेचर का हिस्सा भी ये है और माजी में ये होता रहा है। 40 साल पहले जो स्पेल था अब वो उस तरह नहीं है। जहां पहले बिल्कुल ड्राउट होता था, अब वहां पे शिद्दत से बारिशें होती हैं, शदीद बारिशें होती हैं, हैवी रेनफॉल होता है। जहां हैवी रेनफॉल होता था अब वहां पे ड्राउट है। तो क्या एक ही वजह हम इसे करार दे सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन इमिशन की वजह से ही है? जी बिल्कुल। ये देखें, नेचर का एक अपना स्टाइल होता है। नेचर तब्दीलियों से वो कहते हैं कंपनसेशन को अकोमोडेट भी करती है, लेकिन उसका एक अपना एक प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो ओवरऑल मैं अगर मुख्तसरन ये कहूँ कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो तो मेनली ये एमिशंस, कार्बन एमिशंस के साथ ही आ रही हैं। जो कुदरती तब्दीलियाँ हैं वो उनका रोल है, लेकिन बहुत ही मिनिमल है। जो मेजर तब्दीली है, अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम तब्दीलियाँ लेते तो जो वार्मिंग हम आज देख रहे हैं इससे कितनी ज़्यादा होनी थी वार्मिंग। ठीक है, तो ये तब्दीलियां तो होंगी, और ये मेनली ज़्यादा तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी पते की आपने बात की है, जो कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली। ये बहुत जो कुदरत का जो सिस्टम है ना, जो निज़ाम है, वो बहुत ही एक फ्रेजाइल सिस्टम है, क्लोजली निटेड है। आप एक चीज़ को डिस्टर्ब करते हो, उसके असरात जो हैं, चाहे वो मनफी हो या मुस्बत हो, वो दूसरे हिस्सों पे ज़रूर आते हैं, फिर वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अब इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी हो गई है कि जहाँ पे पहले ड्राउट होती थी अब बारिशें हो रही हैं। अब उसमें भी दो किस्म की चीज़ें हैं, एक तो है स्मॉल स्केल जो इम्पैक्ट्स हैं ये, और एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ जो या वो ग्लोबली चल रहा है, लानीना साइकिल चल रहा है। ठीक है, इस साल हमने बारिशें भी ज़्यादा देखी। ठीक है, हमने ड्राउट भी एक्सपीरियंस किया, और अभी विंटर में जो प्रेडिक्शंस है वो ये भी हैं कि हमें जो स्नोफॉल है वो भी ज़्यादा होगी, और विंटर में बारिशें भी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली अब ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई पॉजिटिव वे में जा रही है, कोई नेगेटिव वे में जा रही है, और कुछ एक्शन ऐसे भी हैं, जैसे दुबई में अभी आर्टिफिशियल रेनफॉल जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है, वो उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो इसका ये सवाल, उसकी एक मुहर्रिकात हैं, कुछ को एक पस मंज़र है जिस वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया। मैं आपको थोड़ा सा, आई एम सन ऑफ दिस सॉइल यानी बलूचिस्तान का मैं जिक्र करूंगा। बहुत अच्छी तरह हमें याद है
कि आज से 40-50 साल पहले हमारे बड़े कहा करते थे, और खुद आज से को 25-30 साल पहले की भी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमारा जो था वो -17 तक और -18 तक ही चला जाता था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमें यह बताया भी जाता था कि हर 30 से 40 साल के बाद मौसम एक करवट लेता है। तो ये कुदरत जो है उसको हम मद्देनजर रख के अगर कोई एक मैकेनिज्म तय करें तो हम क्या आसानी नहीं होगी? ये डिपेंड करता है कि जी क्या आपकी जो तब्दीली है उसमें वो जो एक नेचुरल, देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का प्रॉब्लम कोई एक डिमेंशन तो है नहीं, मल्टीपल डिमेंशनल प्रॉब्लम है। हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, ठीक है, हमें जो ग्लोबल डेटा उस पर रिलाई करना पड़ता है, लोकल हमारे पास नेटवर्क मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है। अब ये बातें तो आप कह रहे हैं 30-40 ईयर्स का साइकिल है, लेकिन प्रॉब्ली जो नेचर का साइकिल है वो तो मिलियन ऑफ ईयर्स के ऊपर है। जैसे जो क्लाइमेट स्केप्टिक्स हैं वो बात करते हैं जी कार्बन एमिशंस तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन वो जो पीक होती थी वो तो मिलियन ऑफ ईयर्स में जाके वो पीक अटेन होती थी। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, हमने लास्ट 150 ईयर्स में हम मैनीफोल्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे चले गए, तो नेचर को टाइम लगता है उन चीज़ों को एडजस्ट करने में। तो बेसिकली ये जो अनप्रेडिक्टेबल और अब्रप्ट टाइप की जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये बेसिकली यही है कि नेचर जो है इटसेल्फ इट्स नॉट अडेप्टिंग वेल टू the changes that are imposed by the human activities। तो बेसिकली ये चल रहा है। अब आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, अब उसमें डेफिनेटली ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले माइनस में टेम्परेचर्स होते थे, अब वो बढ़ते जा रहे हैं गर्म, तो हमारा विंटर भी श्रिंक होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमने अपना जो डाटा एनालिसिस किया, वन ऑफ माय पीएचडी स्टूडेंट, तो उसमें हमने ये देखा है कि हम तो 1.1 डिग्री सेल्सियस की क्लाइमेट शिफ्ट पाकिस्तान के क्रॉस हो गई है, और हमारे जो बलाई इलाका जाते हैं जिनको हम पहाड़ी इलाके या ये ग्लेशिएटर रीजन बोलते हैं, वहाँ पे तो जो तब्दीली है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो ये तो बहुत खतरनाक है डॉक्टर साहब, ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती है, कराकोरम है, हमारे पास तो एक बड़े तवील सिलसिले हैं, ये खुदा ना ख्वास्ता ये नॉर्दर्न एरियाज के लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आपको याद है 4 साल पहले चित्राल में इसी तरह का एक ग्लेशियर्स नुमा एक सैलाब आया था, तो सब शॉक्ड हो गए थे, और उस पर फिर बड़ी मिथ्स भी आई कि ये किया गया है, ये आर्टिफिशियल तरीके से करवाया गया है, किसी ने कहा ये साजिश है। डॉक्टर साहब अभी ये लास्ट जून में मई जून में ये शिसपर ग्लेशियर पे ग्लॉफ हुआ, तो ये तो अभी एक रूटीन की चीज बनेगी। अभी कह लें कि दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो असल जो तब्दीलियां हैं, अगर हम इसको या हमें नॉट पाकिस्तान बट ग्लोबली अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, जैसे कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, तो तबाही तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं साइंटिफिक कम्युनिटी जो है। तो ये सर अभी जो आप कह रहे हैं कि ग्लेशियर्स पहले कभी 4 साल 5 साल बाद कोई एक इवेंट होता था, ग्लॉफ्स बोलते हैं इसको, जिसका आपने जिक्र किया ग्लेशियर फ्लड का, तो वो अभी तो साल में, अब इस साल हमारे 2-3 एक्टिविटीज इतनी सीवियर हुई हैं जिससे हसनाबाद का पुल बह गया शिसपर ग्लेशियर की वजह से। तो ये तो अब रूटीन बेसिस पे होंगी। हमें इसका इमीडिएटली जो चीज़ है, हमें अपनी अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें शायद हम अपना जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ चौधरी साहब। कई इसके पहलू हैं, जैसा आपने बड़े अहम नुक्ता इसमें उठाया कि इसमें एग्रीकल्चर से लेकर फिर हमारे फॉरेस्ट का बहुत अहम रोल है, टिम्बर माफिया है। इसी तरीके से ये जो मौसमियाती तब्दीली है, इसका एक मामला इस तरह भी देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पे अरसे दराज से आपको याद होगा कि वहाँ बारिशें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। वो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, और अब जब वहाँ पे बारिशें देखी गई तो इतनी शिद्दत से बारिशें आई कि कार्बन इमिशन तो पहले से था, ये 1 साल या 2 साल में तो इतनी नहीं बढ़ सकती इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसमें सिर्फ एक कार्बन इमिशन ही एक वजह हो। तो क्या आपको लगता है कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप कम से कम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर सकते हैं, कम से कम आप रूरल और अर्बन डेवलपमेंट तो सही तरीके से करें ताकि उसके नुकसान कम से कम हो? डॉक्टर साहब देखें, ये जो फिजा है ये मुश्तरका है, और जब तक इसमें हम
इंसाफ नहीं करेंगे, नीचे भी इंसाफ नहीं आएगा। पूरी दुनिया में जिस जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की, मैं उसको आसान ज़बान में ये समझता हूँ कि अगर रूस का निकाला हुआ तेल जर्मनी में जलाया जाता है या चीन में जलाया जाता है, चीन का कोयला, तो उसके असरात यकीनन दुनिया पर तो आने हैं। वो कुदरत को आप कह दें कि वो आहिस्ता अपना काम करती है, लेकिन काम तो करती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अताबाद झील जब बनी थी 12-15 साल पहले, 12-13 साल पहले, तो वो भी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को डेवलप होते हुए। ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तबाही और इतने बुरे असरात मुरतब होंगे। यकीनन हम दुनिया के 10 उन ममालिक में हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड हम तवक्को नहीं कर रहे थे किसी भी तरह पर। और अगर कोई तवक्को कर रहा था तो उसको चाहिए था मीडिया पर आता और आके बताता हमें कि ये होने जा रहा है, तो गवर्नमेंट्स भी अलर्ट हो जाती हैं, सूबाई भी और वफाकी भी। ये नहीं हो सका। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, जो खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगी कुछ अरसे में, वो है इंसानी खुराक। और अगर लोगों को खुराक नहीं मिलेगी तो वो जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। और अगर कहत साली होगी तब भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। सिक्योरिटी भी एक अगर बड़ा फ्लडिंग होगी तब भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो इंसानों को बचाने के लिए हमें माहौल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये जो आपकी बात है बड़ा एक अहम नुक्ता है। मैं जावेद अली साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, मैं इनसे भी बात करूंगा और अक्सर इस हवाले से हम बहुत बातें करते हैं। जावेद अली खान साहब साबिक डीजी इन्वायरमेंट हैं और इस वक्त प्रोग्राम मैनेजर हैं यूएन हैबिटाट के। बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया। जावेद अली खान साहब, आपके लिए तो सवालात बहुत सारे थे, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा चीदा नुकात पे बात कर ली जाए। COP27 सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और शेरी रहमान साहिबा सर फहरिस्त उसमें की स्पीकर होंगी। न सिर्फ बल्कि वो पाकिस्तान का मुद्दा बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर इसके जो खतरनाक और मुज़िर असरात है उस पर भी बात करने जा रही हैं। कितना आपको मौसर लगता है डॉक्टर साहब, जावेद अली खान साहब, कितना मौसर है ये फोरम, कितना मौसर है? और क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इतनी अथॉरिटी है, क्या ये इम्पोज कर सकेंगे? क्या ये दुनिया को इस जानिब रागिब कर सकेंगे कि आपने कंपनसेशन करनी है? देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये वाहिद फोरम है और ये हाईएस्ट फोरम है जहां पर के, और जो मोस्ट रेलेवेंट फोरम है जहां पर के हमेशा से क्लाइमेट नेगोशिएशंस और डिसीजंस जिनका फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है वो यहीं पर इसी फोरम से होता है। और जहां तक कि आपकी ये बात है कि जो पाकिस्तान अपना केस प्लीड करने जा रहा है क्लाइमेट जस्टिस का, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। ये डेवलपिंग कंट्रीज का इंस्टेंस जब से UNFCCC प्रोटोकॉल साइन हुआ है, कन्वेंशन साइन हुआ है, और उसके बाद जो अगर देखा जाए तो मुझको ये बात वैसे याद आ रही है कि क्योटो प्रोटोकॉल को जो स्क्रैप किया गया है ये कोई बहुत खुशाइंद बात नहीं थी, ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था। मैं जो है ना वो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था ब्यूरो ऑफ UNFCCC का, और जब क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ तो उस वक्त जापान में सेरेमनी हुई क्योटो में और मैं भी वहां मौजूद था। तो वो जो है ना वो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था या एक बाइंडिंग अरेंजमेंट था डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में, Annex 1 और नॉन Annex 1 कंट्रीज के दरमियान, जिसके अंदर सारी कंट्रीज का एमिशन लेवल के साथ उनकी एमिशन रिडक्शन की परसेंटेज ड्यू थी और वो बाज़ाब्ते मॉनिटर होती थी कि उस टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, या कितना किया और कितना नहीं किया। लेकिन जब से ये प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ, कोई एक साल भी ऐसा नहीं आया जहां पर के किसी भी डेवलप्ड कंट्री ने अपना टारगेट अचीव किया हो। तो बार बार चूंकि वो बहुत बैड फेस उनको फेस करना पड़ता था, तो इसकी वजह से फिर क्यों ये पेरिस एग्रीमेंट की तरफ एक पेशरफ्त हुई, और पेरिस एग्रीमेंट की जो बुनियादी लॉजिक थी
वो ये थी कि नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज में भी बहुत सारे कंट्रीज, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील और कई कंट्रीज थे, साउथ अफ्रीका, ये इनका एमिशन लेवल भी डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर हो गया। तो वो ये कहने लगे कि ये जो टारगेट था या ये जो पहले अरेंजमेंट बनाया गया था वो अब इररेलेवेंट है या अब वो वैलिड नहीं है, क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ये दोनों एमिशंस कर रहे हैं और ये दोनों को रिड्यूस करने की जरूरत है। अच्छा जावेद अली खान साहब, एक इसमें और बड़ा अहम पहलू है आपने जिस पे बात की, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाने हमने सीधा नुकात पे बात करनी है। ये अब एक और चीज है, हम अपनी कैपेसिटी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली हमने तो एक कंपनसेशन और क्लाइमेट जस्टिस का एक मुद्दा रख दिया पूरी दुनिया के सामने, और वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है इस वक्त जो पाकिस्तान का है, वो ग्लोबली शेरी रहमान साहिबा का और हमने जो इनिशिएटिव लिया है, और हमने जो सब्ज इनकलाब की बात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात की है, वो अपनी जगह पे अपनी कैपेसिटी में रह के हमने रीबिल्ड करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को फाल करना है कि कम से कम अब आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। जैसे कि अभी ग्लोफ वाली बात हुई थी, अगले साहब ने जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं सुन रहा था, तो वो जो है ना, पहले मैं इत्तेफाक की बात है क्योंकि एज ए डीजी मैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो जो ग्लोफ का फेज 1 प्रोजेक्ट था वो $4 मिलियन का प्रोजेक्ट था और वो बहुत कामयाब हुआ, और उसके बाद $38 मिलियन का फेज 2 आया है जो अभी चल रहा है। तो बात ये है कि देखें, डेफिनेटली लोकल एक्शंस आप सब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज पे या बाहर की दुनिया पे नहीं डाल सकते हैं। आपने जो है ना अपने तय जो मेजर्स लेने हैं, क्योंकि आखिर भुगत तो हम लोग रहे हैं ना। तो जब भुगत हम लोग रहे हैं तो हम लोगों को बहुत कॉन्शियसली और बहुत प्रैग्मेटिकली और फार रीचिंग उसमें और बहुत फोकस्ड तरीके के साथ अपने मेजर्स लेने चाहिए। और मेरे ख्याल में वो अभी हम खुद भी इतने फोकस्ड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये देखूं, क्योंकि मैं तो रिटायरमेंट के बाद फिर यूएन सिस्टम्स में आ गया, लेकिन मैंने ये देखा कि पाकिस्तान ने अभी भी अपना एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट जो है वो रिवाइज किया है, और तकरीबन शायद 50% डाउन करने का जो है वो कमिटमेंट हम करके आए। लेकिन वजारत माहौलियात फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर ये इंटरनेशनल लेवल पे ये नेगोशिएशंस और इसकी रिवीजन या जो कुछ भी हो वो करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि वजारत माहौलियात का तो जरा भी उन रिडक्शन एमिशन रिडक्शंस के मैकेनिज्म्स के ऊपर तो कोई काबू है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी पॉलिसी या एनर्जी रोड मैप जो है वो कुछ और बताती है। यानी ये कि जो आपके यहाँ पर अभी मैं इस बात से बेइंतहा हैरान हूं कि आप देखें कि मैंने अपने घर में भी सोलर लगाया हुआ है, और सोलर सिस्टम को आप जितना प्रमोट करेंगे तो फॉसिल फ्यूल से आप उतना बचेंगे। तो अब नेपरा ने क्या किया है कि इसके ऊपर भी सख्ती कर दी है और शायद पाबंदी या रूल चेंज कर रहे हैं। तो जो इंसेंटिव यानी कि आम आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट से आपको एनर्जी पैदा करके एक्स्ट्रा ऑफसेट कर रहा था, अब आप उसको डिसइंसेंटिव ये तो रिवाइज करेंगे, ये तो रिवाइज करना भी चाहिए, और आपका नुक्ता भी बहुत आम है। ये एक और जो मैं आपसे बात करने जो जा रहा था, मेरे सवाल का जो एक पहलू ये भी था कि हम कैसे इस बात को समझा पाएंगे कि हमारी एक तो कैपेसिटी इश्यूज हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, असर नौ बहाली, तामीर, इसमें तो हमारे कैपेसिटी इश्यूज आते हैं, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, हमारी इतनी वर्थ नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को और उसकी रिट को बहाल करना कि मजीद कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किया जाए जिससे जानी और माली नुकसान हो। जी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मसलन ये कि यूएन हैबिटेट ने कोरियन गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, और उसमें क्या है कि वो पैसे हमारे यहाँ खर्च करके हमारा यानी लो कार्बन अर्बन डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत कराची में पायलट हो रहा है। और उसमें क्या होगा कि वो कार्बन एमिशन रिडक्शन, जैसे अभी दूसरे साहब ने भी फरमाया था
कि रूस का तेल जो है वो कहीं और जल रहा है, तो मतलब एमिशन तो यहाँ हो या वहां हो, एटमॉस्फेयर में वही बात होगी। तो इसी तरह से ऐसा भी है कि हमारे यहाँ वो रिड्यूस करेंगे, हमारी लोकल कंडीशंस इंप्रूव कर जाएंगी। यानी हम अभी एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कराची में सी लेवल राइज का या सी लेवल इंट्रूजन को हम रोकेंगे उसी कोरियन इंटरवेंशन से, और उससे जो है ना हमारे कोस्टल कम्युनिटीज बचेंगी और ये पैसे उनके लगेंगे, फायदा हमको होगा। तो ये जो विन विन सिचुएशन है, अभी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं, जैसे अभी और आपके बातों में जिक्र हुआ, दूसरे कलीग्स ने ये बात की कि ग्लोबल इमिशन को 1.5 डिग्री में होना है। तो बाई 1.5 डिग्री में एक विन विन सिचुएशन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान यहाँ इन्वेस्ट करें उस तरह से कि उनका अपना पैसा ना जाए, उनकी अपनी कमिटमेंट जो है कार्बन इमिशन रिडक्शन की वो हमारे यहाँ से आके अचीव कर लें। क्योंकि मैंने स्टडी किया था तो पाकिस्तान में इतना एमिशन रिडक्शन का पोटेंशियल है कि अपना तो टारगेट बहुत ही छोटा है, लेकिन ये कि कई मुल्कों के टारगेट हम जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा और टेक्नोलॉजी हो। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज अगर हैंडशेक करते हैं जिसमें कि दोनों का इंटरेस्ट हो, तो ये भी पॉसिबल है। जी जावेद अली खान साहब, अजीम चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें डेट जो है उसके मामलात भी वो उठाएंगे मुख्तलिफ ममालिक। जो छोटे ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं या पसमानदा ममालिक हैं, वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते, और इन्वेस्टमेंट तो वो करेंगे जो तरक्की याफ्ता हैं, जिनकी सज़ा बाकी तमाम ममालिक भुगत रहे हैं। और अगर तेल कहीं भी जलता है तो उसकी इमिशन तो होगी कार्बन, और तेल की बजाय कोई और मामला जो है उनको कैसे लेके चला जाए। वो पन बिजली भी हो सकती है, वो सोलर भी हो सकता है। तो हमारे अपने यहाँ जो है पॉलिसी मेकर्स हमारे मुल्क के, उनको चाहिए कि वो यहाँ लोगों को फैसिलिटेट, यही बात जावेद साहब ने भी की, उन्होंने भी यही बात की। लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम सारी दुनिया का अजाब अपने ऊपर उठा लें। हमें तो इस पर आवाज़ उठानी है, और इस कॉन्फ्रेंस में पर्टिकुलरली डेट सर्विसिंग के मामलात पर भी बात की जाएगी। या तो उसको माफ किया जाए या उनको किस रीशेड्यूल किया जाए। जी जावेद साहब, लेकिन ये जो बात हो रही है, ये मैं तो वो मैकेनिज्म बता रहा हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास डेट में हम गिरे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो पाकिस्तान के ऊपर लोन नहीं होगा, वो पाकिस्तान के कार्बन स्वैप एक जो है ना कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। कार्बन ट्रेडिंग में ये होता है कि वो एमिशन हमसे हमारे यहाँ रिड्यूस करेंगे, क्रेडिट खुद क्लेम करेंगे। यानी अपना टारगेट अचीव करने के लिए अपने मुल्क में करने में 10 गुना ज्यादा पैसा लगता है। तो वही पैसा अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमको फायदा ये होगा, हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी और हमको हमारे खर्चे के बगैर ना वो लोन होगा ना वो किसी किस्म की लाइबिलिटी होगी। विन विन सिचुएशन है, उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। तो बात यह है कि बहुत प्रैग्मेटिकली जो विंडोज अवेलेबल हैं उसको सीरियसली मिलकर सोचने की जरूरत है, रोड मैप बनाने की जरूरत है और सीरियसली काम करने की जरूरत है। बात यह है कि जब हम अपना करेंगे तो हमारे मसले हल होते चले जाएंगे, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटीग्रेटेड या जिसको कहना चाहिए कि इंक्लूसिव किस्म का जो है वो रोड मैप बनाने की या वे फॉरवर्ड बनाने की जरूरत है, जिसमें कि हर की दुनिया भी। अच्छा, मैं जावेद साहब, ये क्योंकि आपके जो थोड़ी सी भी गुफ्तगू है या जितना आपने अभी इस वक्त गुफ्तगू किया है, इसमें कई ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं और कई बड़े अहम तजावीज़ आपकी इसमें शामिल हैं। हमने अपनी कैपेसिटी में भी रहकर काम करना है, क्योंकि अभी हमने कंक्लूड करना है। तो प्रोफेसर साहब से हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ जो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब हमने अपनी कैपेसिटी में रह के काम करना है। जिस तरह जावेद साहब ने भी बात की सोलर की, हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 750 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास जो कोस्टल और साइली पट्टी है, वहाँ पे विंड और सोलर का बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आप ये बताइएगा कि हमने अब एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सी पैक का फेज 2 में हम इक्तिसादी जोन और जो खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स हैं, जब उस पर काम करेंगे तो हमारा कार्बन इमिशन डेफिनेटली कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो परसेंटेज बढ़ेगी। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए? सर बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने इम्पोर्टेंट जो है हमारे फ्यूचर के लिए भी और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और होपफुली ये जो हमने एनडीसीज जो सबमिट अभी अपडेट भी करवाए हैं, तो उसमें इन्होंने ये सिनेरियो सीपैक का इसको इन्वॉल्व किया होगा डेफिनेटली। अगर उसकी मिशंस नहीं की तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो मिशन पैराडाइम है पाकिस्तान का इज गोइंग टू चेंज अब्रप्टली आफ्टर सीपैक बाय 2030। और 2030 तक तो हम ऑलरेडी एनडीसीज में कह चुके हैं कि हम 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ्लीट होगा और हम जो है मिशंस भी जो है वो रिड्यूस करेंगे। तो इन चीज़ों को लेके हमें अब थोड़ा इनको सीरियस लेना पड़ेगा। हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं, हमारे जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के, तो उनको हमें एसडीजीज के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और मैं 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा। मैं कुछ अरसे से कुछ फोरम्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि सीपैक इज़ इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये उस एरिया से गुजरेगा जहाँ पे ऑलरेडी चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज के, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो। उसके लिए मैं एक स्लोगन या एक पंच लाइन यूज़ करता हूँ, टर्निंग सीपैक इनटू ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके लिए हमें हर मेजर्स लेने चाहिए और ये डूएबल है, इट्स नॉट अनडूएबल। हम ले सकते हैं, हम छोटे छोटे मेजर्स ले सकते हैं, हम लार्ज स्केल मेजर्स ले सकते हैं, और ये सीपैक ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अब बात यह है कि हमारे पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और हमें एसडीजी से इसको अलाइन करना होगा। बाकी आप बात कर रहे थे कि हमारी कैपेसिटी, इसके लिए मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। जो कैपेसिटी है या जो हमारी, हम इस रिस्क को कम कैसे करें। सबसे पहले तो एक हमारा जो बड़ा कंस्ट्रेंट है या जो हमारी एक कमी है वो ये है कि हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है कि हम डैमेजेस को बिल्कुल हैंडल कर सकें या रिहैबिलिटेशन पे भी इवन जाएं। ठीक है। दूसरा टेक्निकल कैपेसिटी का भी इशू है। हमारे जो इंस्टीट्यूट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर रिहैबिलिटेशन और कुदरती आफात से निपटने के लिए, उनकी टेक्निकल कैपेसिटी भी नहीं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शायद हमारे हर डिपार्टमेंट के लिए है कि हमारी जो विल है इट्स नॉट देयर, और हमारी अप्रोच बहुत गलत है। जो कुदरती आफात से निपटने वाले अदारे हैं पर्टिकुलरली, उनकी हमारी रिएक्टिव अप्रोच है, हमारी प्रोएक्टिव नहीं है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम खोकर साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत का हमें सामना है, डेफिनेटली हम चाहते हैं क्योंकि ये तवील तरीन ट्रांसमिशंस चलती रहेंगी जब तक ये COP27 सरबराह जो कॉन्फ्रेंस समिट है जब तक ये जारी है, इस पर हम तवील तरीन गुफ्तगू के इस सेशंस को जारी रखेंगे। इस पर हम मुख्तलिफ तजावीज़ भी माहिरीन की लेंगे। डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ इट, आपको भी इसमें शामिल करेंगे, जावेद साहब को भी इसमें अपने साथ रखेंगे। आपकी कीमती तजावीज़ का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद अली खान साहब, डॉक्टर फ़हीम खोकर साहब, अजीम चौधरी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।